एक बार फिर से शुरुआत करते हैं राजस्थान की वनस्पति के बारे में। वनस्पति का टॉपिक हमारा चल रहा था और जिसके अंदर हमने देखा कि सर्वाधिक जो वन है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 17वीं वन रिपोर्ट वर्तमान में आई है। कब आई है, कौन सी वन रिपोर्ट है? ये 2021 के नाम से 17वीं वन रिपोर्ट 2021। जबकि प्रथम वन रिपोर्ट कौन सी थी भी हमारी? प्रथम वन रिपोर्ट कौन सी थी? 1987 के अंदर थी भी, ठीक है। प्रथम जो थी हमारे पास में फर्स्ट वो थी 1987 में। और इस वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है इसे जारी करता है और उसकी जो स्थापना है वो 1981 में हुई थी भी। 1981 में देहरादून के अंदर देहरादून में उसकी स्थापना होती है। किसकी भी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ये सर्वेक्षण विभाग क्या करता है भी कि भारत के अंदर सर्वे करता है और उसके आंकड़े कलेक्ट करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिपोर्ट 17वीं हो चुकी है वर्तमान में। तो ये 17वीं कैसे हो सकती है? ये 17वीं रिपोर्ट तभी हो सकती है यदि हम यहाँ पे द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करें। तो कौन सी? द्विवार्षिक रिपोर्ट। ध्यान रहे कि भारत के अंदर वनों की रिपोर्ट जो होती है वो द्विवार्षिक होती है, यानी 2 साल, हर 2 सालों के बाद में तैयार की जाती है। परंतु कृषि जो होती है, कृषि, यह 5 सालों के अंदर तैयार की जाती है। कृषि की रिपोर्ट 5 साल में तैयार होती है। जनगणना की रिपोर्ट कितने सालों में तैयार होती है? जनगणना 10 सालों के अंदर होती है। तो उसी अकॉर्डिंग जो वन स्थिति है उसकी रिपोर्ट 2 वर्षों में तैयार होती है। वर्तमान में 17वीं रिपोर्ट है और ये 17वीं रिपोर्ट डिजिटल इंडिया पर आधारित है। डिजिटल इंडिया अभियान जो है उस पर आधारित है और इस डिजिटल इंडिया पर आधारित यह तीसरी रिपोर्ट रहेगी, जो कि 15वीं रिपोर्ट पहली थी, 16वीं रिपोर्ट जो है वो दूसरी डिजिटल इंडिया पर आधारित थी और 17वीं जो है ये तीसरी डिजिटल इंडिया पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने जलवायु का टॉपिक देखा था। हमें वनस्पति का तभी पता चल सकता है जब हमें वहाँ की वर्षा का पता चले, वहाँ की जलवायु का पता चले। तो चलिए पहले थोड़ा जलवायु के बारे में देख लेते हैं हमने, क्योंकि इसके जलवायु में नहीं बनाया था। तो ये जो क्षेत्र हमारे पास में आता है, सामान्यतः राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेश हैं। 5 जलवायु प्रदेश हैं। 5 जलवायु प्रदेश हैं। ये 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। एक हमारे पास में आता है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। दूसरा हमारे पास में मरुस्थल का क्षेत्र आ जाएगा, मरुस्थल, जो कि 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र होगा। ठीक है, ये मरुस्थल ही है, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। हमने मरुस्थल के अंदर पढ़ा था कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को अन्य भागों से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यह अन्य भागों से अलग करती है। अन्य भाग कौन कौन से? अरावली प्रदेश। तो दूसरा था हमारे पास में अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो अरावली में कितनी बरसात होती है? तो यहाँ 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर बरसात होती है। फिर देख पाएंगे उसके बाद हमारा कौन सा भौतिक प्रदेश था? तो मैदान थे। उसके बाद मैदान थे। तो मैदानों में बरसात की बात करें तो 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर बरसात होती है। और उसके बाद में आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश में 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 80 से 120 सेंटीमीटर। तो ये हमने देखा। इसी के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास में मरुस्थल है, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। तो मरुस्थल के 2 हिस्से किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे जलवायु का क्या नाम देंगे? तो जलवायु का नाम ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे हम शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा जो आएगा इसे हम कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध शुष्क, या इसे स्टेपी जलवायु कहते हैं। स्टेपी जलवायु, क्योंकि अर्ध शुष्क स्टेपी किसे कहा था हमने भी? जब हम विश्व के मानचित्र में देख रहे थे कि भी स्टेपी जो है ना वो घास के मैदान होते हैं। कौन सी घास के मैदान होते हैं? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को एशिया में स्टेपीज कहा जाता है। एशिया में और यूरोप में स्टेपीज कहते हैं। इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हमें स्टेपीज वनस्पति मिलेगी, स्टेपीज जलवायु मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया ये थोड़ी सी शीतोष्ण से रिलेटिव हो गई है।
उसके बाद देखिए ये हमारे पास में है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र, जो अरावली की जलवायु वह कैसी है? उप आर्द्र जलवायु है। जो मैदानों की जलवायु है वो आर्द्र है, ये आर्द्र जलवायु है। और जो ये हमारे पास में नीचे का एरिया है ये अति आर्द्र है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश हैं जो कि वर्षा के आधार पर बांटे जाते हैं और साथ में भौतिक स्थिति के अकॉर्डिंग बांटे जाते हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाकर के कहेंगे तो ये हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएगा, ये हमारे पास में अरावली कहलाएगी, ये हमारे पास में बीच में मैदान आ जाएंगे और ये हमारे पास में पठार आ जाएंगे। तो ये होता हो गई जलवायु। अब इसी के जैसे ध्यान रखना कि हमने कहाँ कहाँ पर कितनी वर्षा को बनाया था। इतना क्लियर है? इतना बनाने के बाद में आप डायग्राम बनाएंगे कुछ हल्के, मतलब इसी तरीके से हल्का स्केच बना देंगे, जैसा भी आपके सूट करे भी, जितना आप प्रैक्टिस कर लो, जितना अच्छा बना सको उसी अकॉर्डिंग उसको बना देना है। और उसके बाद में आपने उसके इसी तरीके से टुकड़े कर देने हैं, 5 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे। ये इस तरीके से बना करके आप इसकी सारी विशेषताओं को इसमें लिख देंगे जब आप एग्जाम देंगे उस समय। और उसके बाद में आप इन्हीं बातों की ही पूरी की पूरी थ्योरी बना सकते हैं। कि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि भी जो मरुस्थल के 2 हिस्से हैं उसमें पश्चिमी जो मरुस्थल है यह पूर्णतः शुष्क मरुस्थल है, कम बरसात होती है, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर का क्षेत्र आता है। उसके बाद में दूसरा अर्ध शुष्क है, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, पाली और जालोर का क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो जब आपको ये सब चीज़ें याद होंगी कि डायग्राम कैसे बनाना है तो ऑटोमेटिक याद होगा कि थ्योरी कैसे लिखनी है, वो बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जलवायु का वर्गीकरण अभी हमने सामान्य तौर पर देखा था। अभी एक विद्वान है कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जो ये जलवायु वर्गीकरण किया है, जलवायु का वर्गीकरण किया है, ये किस पर आधारित किया है? तो इन्होंने वनस्पति पर आधारित किया है, वनस्पति को देखते हुए किया है। राजस्थान की जलवायु के इन्होंने 4 भाग बताए हैं। किस आधार पर बताए हैं इन्होंने? जलवायु पर आधारित बताए हैं, वनस्पति को आधार मान करके बताए हैं। ऐसे ही हमारे पास में एक थॉर्नवेट आते हैं, एक ट्रिवार्था आते हैं, उनका जलवायु वर्गीकरण होता है। फिलहाल अपन एक बार कोपेन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आजकल आरएस के एग्जाम के अंदर भी आता है, कोपेन वर्गीकरण के बारे में, और आपके भी एग्जाम में इसका नाम लिया जाता है। तो देखिए ज़रा, इन्होंने वर्गीकरण के 4 हिस्से किए हैं। एक को नाम दिया है BWHW, दूसरे को नाम दिया है BSHW, तीसरे का नाम है CWG और चौथे का नाम है AW। ये इन्होंने 4 प्रकार के जलवायु के कोड दिए हैं। विश्व के अंदर इन्होंने 32 प्रकार के कोड दिए हैं, यहाँ पर इन्होंने 4 प्रकार के कोड बताए हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अभी इसका अर्थ है शुष्क, या फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्लियर है? ये हो गया। इसे क्या नाम दिया है? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क या फिर स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इसे क्या नाम दिया है? उष्ण, अर्ध उष्ण, इसे हम क्या कहेंगे? अर्ध उष्ण, अर्ध उष्ण या अर्ध उष्ण का मतलब होता है आधा उष्ण, आधा उष्ण का मतलब उपोष्ण, इसे कहेंगे उपोष्ण, उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसे कहेंगे उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आप देखिए BWHW, ठीक है, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु होती है। BSHW
एस से सेमी, ध्यान रखना अभी, सेमी मतलब कि कम होता है, यानी कि अर्ध शुष्क होता है, ठीक है। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होगी। CWG का अर्थ होता है अर्ध उष्ण, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, उपोष्ण आर्द्र, अर्ध उष्ण आर्द्र कहेंगे या उपोष्ण आर्द्र जलवायु कहेंगे। और एक होता है AW, उष्ण आर्द्र जलवायु। अब इसको आपने उसमें सेटअप करना है, तो कैसे सेटअप करोगे, वनस्पति के आधार पर, और वनस्पति किसके आधार पर होती है, जलवायु के आधार पर होती है। अब आप मुझे बताओ कि शुष्क या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय किस में होना चाहिए, कहाँ पर होगा ये वाला क्षेत्र, कहाँ होगा ये, जो हमारा अभी तक हमने देखा था मरुस्थल केंद्र होगा। तो इस बार मरुस्थल में आपने कितना हिस्सा लेना है, ये वाला, ये क्षेत्र पूरा किसमें चला जाएगा, मरुस्थल में। कहाँ से, हनुमानगढ़ से होता हुआ। तो इसमें भी वही सेम ही आने वाला है, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, लेकिन इसमें 2 जिले और आ जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये कौन सी जलवायु का क्षेत्र हो गया, BWHW, ठीक है। इस प्रकार से अभी तक जो इसके प्रश्न पूछे हैं ना उसने, वो सिर्फ इसी तरीके से पूछे हैं कि निम्न में से कोपेन का वर्गीकरण नहीं है, राजस्थान में निम्न में से कोपेन का वर्गीकरण नहीं है। तो वो क्या करता है, 4 ऑप्शन देता है, 3 इसमें से दे देता है, एक ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे देता है, ठीक है, ऐसे करके, या फिर एक ऑप्शन दे देता है यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये उल्टा हो गया, यानी कि इसमें कैपिटल W जो है वो पहले आएगा, कैपिटल W जो है वो पहले आएगा। आज तक यहाँ से प्रश्न आए थे, और अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है उसके अंदर जो प्रश्न आता है वो सीधा इस तरीके से पूछता है कि अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु को कौन से संकेत से, कौन से अंकों से उन्होंने डिसाइड किया है। तो स्टेपी जलवायु को BSW के नाम से जो है संबोधित किया है, संकेतित किया है, इस प्रकार से। चलिए दूसरा, इसके बाद में आप देख पाएंगे दूसरा हमारे पास में जो क्षेत्र है वो यहाँ पर रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा, ये आएगा हमारे पास में झुंझुनू से होता हुआ सिरोही के ऊपर से, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें ये बीच वाला क्षेत्र हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ तक कोई बात। ये हो गया हमारे पास में BSHW, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे भरतपुर से, ये वाला जो सारा का सारा क्षेत्र है, भरतपुर वाला मैदानों वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से मैदानों से लेकर के ये सीधा जाएंगे यहाँ तक, यानी नीचे वाला हिस्सा छोड़ देंगे। नीचे वाले हिस्से में यहाँ बरसात अधिक होती है, इधर हमारे पास में इस पठारी प्रदेश में बरसात अधिक होती है, यहाँ बरसात अधिक है, यहाँ बरसात अधिक है, तो बरसात अधिक होती है तो आर्द्र कहेंगे। और ये वाले जो भाग हैं वो कर्क रेखा के नज़दीक है, और कर्क रेखा के नीचे का भाग उष्ण होता है और ऊपर का भाग उपोष्ण होता है। तो इसीलिए उष्ण आर्द्र कहाँ पे रहेगा, नीचे, और उपोष्ण आर्द्र कहाँ रहेगा, ऊपर। तो ये हो गया आपके पास में CWG, और ये कौन सा हो गया, AW हो गया। ये कौन सा बन गया, AW। तो यहाँ तक फिलहाल एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, किसमें क्या क्या दिया गया है। इस प्रकार से हो जाएगा। ये कोपेन का वर्गीकरण है। इसमें अगर हम बात करें बरसात की, तो वह बरसात कहते हैं 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं 50 से 60 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर बरसात होती है अभी 60 से 80 सेंटीमीटर, और फिर होती है 80 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है। बरसात का भी बता दिया, साथ में वनस्पति का भी। अब आपको सीधा सा पता है कि कोपेन का वर्गीकरण किस पर आधारित है, वनस्पति पर आधारित है। तो सेम टू सेम यही वनस्पति हमने देखनी है। ये किस पर आधारित था, वनस्पति पर। उसने वनस्पति को आधार मान करके अपना जलवायु का वर्गीकरण दिया है। तो ध्यान रहे, एक तो आपको कोपेन का वर्गीकरण यहाँ पे याद रखना है कि कोपेन का वर्गीकरण कैसा है, और यही कोपेन का वर्गीकरण ही आपके काम आ जाएगा किसमें, कि वनस्पति कैसी है, राजस्थान में वनस्पति किस प्रकार की है। तो चलिए देखते हैं वनस्पति को। इसी तरीके से याद रखिएगा कितना कितना पोर्शन हमारे पास में कहाँ था। चलिए देखें, अभी आ जाएगा ये वाला क्षेत्र था हमारे पास में, एक ऐसे किया था उसने। दूसरा क्षेत्र कौन सा था उसके पास में, ये दूसरा किया उसने, ठीक है। ये दूसरा हमारे पास में हो गया, ये वाला दूसरा। फिर तीसरा हो गया हमारे पास में ये तीसरा क्षेत्र हो गया, और जो बन गया चौथा, देखो 1 2 3 4। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। राजस्थान में वनस्पति का
वर्गीकरण। अब हम वनस्पति का वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी अब हम वापस वनस्पति वाले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। तो वनस्पति वाले टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैंने आपको बता दिया, एक सामान्य तौर से राजस्थान की 5 प्रकार की जलवायु बताई, फिर कोपेन के आधार पर हमने उसकी 4 प्रकार की जलवायु बताई। वही 4 प्रकार आपने वनस्पति के साथ ऐड कर देने हैं, क्योंकि कोपेन ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था वो वनस्पति पर ही आधारित दिया था। तो अब हम यहाँ पे वनस्पति के नाम लिखते हैं। तो देखिए, शुष्क या फिर मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क या फिर स्टेपीज वन। स्टेपीज, अर्धशुष्क या स्टेपीज वन हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए, आप यहाँ पर ध्यान रखना, मिश्रित, मिश्रित पर्णपाती वन, पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, मानसूनी वन। मिश्रित पर्णपाती, यानी पर्णपाती का अर्थ होता है पतझड़, पतझड़ वन, ठीक है। मानसूनी वन, पतझड़ वन, जो कि मानसून के अकॉर्डिंग चलते हैं, पतझड़ वन हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान। अब आपने देखा था कि यहाँ की जलवायु तो शुष्क है ही नहीं, यहाँ की जलवायु तो आर्द्र थी, तो फिर हमने यहाँ पे शुष्क सागवान क्यों लिखा? क्योंकि ये जो सागवान के वन हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, परंतु रियल में जो सागवान के वन होते हैं वो पहाड़ों पर होते हैं, बहुत ठंडी जलवायु के अंदर होते हैं। तो इसी कारण यहाँ की जो जलवायु है उनके मुकाबले शुष्क है, तो हम इसे क्या कहेंगे? शुष्क सागवान वन कहेंगे। और अब जलवायु राजस्थान की जो वनस्पति है ये तो है 5 प्रकार की, अभी तक मैंने यहाँ पे 4 ही प्रकार बताए। तो ध्यान रखना, 5वीं प्रकार की वनस्पति कहाँ मिलेगी? माउंट आबू, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये हमारे पास में 5 प्रकार की वनस्पति होगी राजस्थान के अंदर। देखो 5 प्रकार की वनस्पति हमने देखी, 4 प्रकार सीधे से याद रखने हैं, और यही 4 प्रकार डिपेंड करते हैं किस पर? कोपेन के वर्गीकरण पर डिपेंड करते हैं। तो साथ में आपको कोपेन का भी वर्गीकरण याद हो चुका है। यहाँ पे 2 बातें हमने यहाँ पे क्लियर की है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमने सिर्फ और सिर्फ सिरोही में क्यों दिए? क्योंकि सिरोही में आपको पता है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। 150 सेंटीमीटर बरसात होती है, और यही 150 से 200 सेंटीमीटर जो हमें चाहिए होती है सदाबहार वनों को चाहिए होती है भी। 150 से 200 सेंटीमीटर बरसात सदाबहार वनों को चाहिए। जहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती रहेगी वहाँ सदाबहार वन मिलेंगे आपको। जैसे ही 150 से कम हुए वो अर्ध सदाबहार मिलेंगे। तो भारत के अंदर अर्ध सदाबहार और सदाबहार वन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सदाबहार वन मिलेंगे जो सदा हरे भरे रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ की जो वर्षा है वो कितनी? 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर, 10 से 30 सेंटीमीटर बरसात। फिर उसके बाद में यहाँ हो गया हमारे पास में 50 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर, और फिर हो गया 75 से 110 सेंटीमीटर, 75 से 110 सेंटीमीटर। यहाँ आप अगर आपको लगे कि आंकड़े ज़्यादा हो रहे हैं, हमसे याद नहीं होगा भी इतने आंकड़े, है ना, तो अपन ऐसे करते हैं, यहाँ 80 से 120 ही याद करो, जो आपको अभी बताया था मैंने, 80 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चलता है। और 120 हो गया, और वहाँ 150 होने की वजह से वहाँ पे क्या बन गया? सदाबहार वन बन गए हैं। अब इनकी आपने थोड़ी सी विशेषता लिखनी है, तो विशेषता कैसे लिखेंगे? जिलों के बारे में तो आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय वन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे आ गए यहाँ पे। ऐसे ही आप इनके बारे में बता सकते हो। अब देखिए, पहले तो हम इसका देखते हैं प्रतिशत कितना है। शुष्क मरुस्थलीय वन जो हैं वो पूरे जितने भी राजस्थान में वन है ना, उन वनों में से 6.8
28% वन जो है वो कौन से हैं, शुष्क मरुस्थलीय वन है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 38% वन जो है हमारे पास में वो स्टेपीज वन है। 38% वन जो कौन से हैं, 1 मिनट रुको, 38% नहीं, ये हमारे स्टेपीज वन, इन्हें दोकड़ा वन भी कहा जाता है, दोकड़ा वन, ध्यान रखना। यहाँ सबसे अधिक दोगड़ा वन मिलेंगे अपने को 58%। 58% वन है हमारे पास में, 58.38। ठीक है, ये है हमारे पास में 28.38 वन, 28.39% वन है। यहाँ की बात करें तो ये आता है हमारे पास लगभग 6.12% वन है, 6.12। 58, 60 और 30, 90। 90 में से कितना कम है, 4 कम है, और 6 दूनी 12, वो हो गया। और ये वाले वन जो हैं 0.39% वन है। ये 100% हमारे पास में कंप्लीट हो गए। जो हमारे पास में वन थे ना, वनों का क्षेत्र हमारे पास में कितना है, राजस्थान में टोटल वनों का क्षेत्र 32,737 वर्ग किलोमीटर। इसमें से कौन से वन कितने हैं वो यहाँ पे बताए मैंने। और विशेषताओं के रूप में देखिए, ये सब बातें जो है ना, ये आपने इस प्रकार से बनानी है, साथ साथ में इन्हीं बातों को ही बाद में लिखते रहना है, इन्हीं बातों को थ्योरी के रूप में बनाते रहना। कि यानी सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे कि शुष्क मरुस्थलीय वन, आपने हेडिंग लगाई, फिर उसमें क्या लिखा कि यहाँ की जो बरसात है ये 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। बरसात कम होने की वजह से यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलेंगे आपको, तो वनों के प्रकार देख लीजिए, जैसे खेजड़ी, नागफनी, हाँ, कैक्टस, ठीक है, केर, बेर, बबुल, केर, बेर, बबुल, ये सारी होती है ना मरुस्थल के अंदर, आपने देखी होगी। ठीक है, बबुल हो गया। इसके अलावा देखें तो सेवण, ये घास होगी, सेवण, तड़गम, दामन, ये घास है, ये कौन सी है, घास है। तो ये आपने वनों के बारे में बता दिया। इसमें से मोटे तौर पर आप जितने याद रख सको उतने अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि सारी बातें जब आती हैं तो आप सारी इसमें याद नहीं रख पाओगे। तो खेजड़ी याद रख लोगे आप, खेजड़ी, बबुल यानी कि ये बबुल जिसमें कांटे होते हैं। ठीक है, जितनी भी कांटेदार होंगी ना वो सारी की सारी मरुस्थल के अंदर ही होंगी। हम इनकी विशेषता देखते हैं तो शुष्क मरुस्थलीय, जो मरुस्थलीय वन होते हैं ना, यहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है। अब तापमान अधिक होने की वजह से पेड़ों पर सूरज की किरणें ज़्यादा तीखी पड़ेंगी, वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा, यानी वाष्पीकरण होगा। तो इसीलिए मरुस्थल के जो वन होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि उनकी पत्तियाँ बहुत ही बारीक होती हैं। जितनी भी आपको बारीक पत्ती वाले मिले ना तो समझ लेना ये मरुस्थलीय पौधे हैं। नीम की पत्ती थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है, शीशम की पत्ती चौड़ी होती है, लेकिन आप बबुल की पत्ती देखना बहुत ही पतली होती है। खेजड़ी की पत्तियां देखो, खेजड़ी की पत्तियां तो बिल्कुल ही बारीक होती हैं, खेजड़ी की पत्तियां बारीक होती है। और इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इनके क्या रहेगा भी, पत्तियां बारीक होती हैं, पत्तियां बारीक होती हैं और आगे से तीखी होती हैं, और इसी कारण से इन पर कांटे होते हैं भी, कांटेदार झाड़ियाँ। आपने बेर का पौधा देखा है, बेर का पौधा देखते होंगे तो उसमें कांटे होते हैं कितने अधिक, है ना। तो कांटेदार होगी ये सारी की सारी, और वो झाड़ी टाइप में होता है, उसका कोई एक तना आपको दिखाई नहीं देगा, उसकी बहुत सारी ज़्यादा शाखाएं ज़्यादा निकली हुई होती हैं। तो ये बेर होता है, कांटेदार होते हैं। इनकी जो छाल होती है, छाल कैसी होती है भी, मोटी होती है, छाल मोटी होती है। इनकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। अब सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति को धूप में काम करवाओगे तो वो कैसा होगा भी, कठोर हो जाएगा कि नहीं होगा,
काला हो जाएगा यानी सड़ जाती है, उसमें मजबूती आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। और एक किसी को एसी में बिठा दो और बाद में उससे काम करवा के देखो तो वो कैसा होगा, अभी दिखने में तो मुलायम सा लगेगा, सुंदर चिकना चमेला लगेगा, है ना, लेकिन उससे काम कोई नहीं होगा। इसका मतलब वो मुलायम है, कमज़ोर है, और उसकी जो लकड़ी है वो आपको अगरबत्ती वगैरह बनाने में काम आएगी। जो ठंडे प्रदेश होती हैं वहाँ की जो लकड़ी होती है वो अगरबत्ती बनाने के काम आती है। और ये जो लकड़ी होती है इनसे घर बनाने के काम में लिया जाता है, घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो फर्नीचर की लकड़ी ये वाली होती है, ठीक है, क्योंकि हमें उसके लिए कठोर लकड़ी चाहिए, ये वाली, ठीक है। इससे साज सज्जा वाले जितने भी सामान होते हैं, सजावट वाले सामान होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं लकड़ियों के होते हैं। ये तो होगी बात किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल का ऑपोजिट सदाबहार वन ले आना, मरुस्थल का ऑपोजिट ले आना। फिर उसमें देखिए सदाबहार वनों में आप देख पाएंगे कि बरसात अधिक होने की वजह से ये सदा हरे भरे क्यों रहते हैं भी। हालांकि कोई भी पौधा जो है वो सदा हरा भरा नहीं रह सकता, फिर भी यहाँ सदा हरे भरे हैं। कारण यही क्योंकि यहाँ पे पौधे अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक सूख गया दूसरा हरा होगा, तो ऊपर से देखने पर हमें सभी हरे लगेंगे, दूर से देखने पर हमें सब हरे लगेंगे, लेकिन जब पास जाकर देखेंगे तो उसमें हमें सूखे पौधे भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है। ये इसका मुख्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है इसकी। सर्वाधिक जैव विविधता आपको वहीं मिलेगी जहां सबसे अधिक बरसात होगी, जहां सदा हरे भरे वन रहेंगे। सदा हरे भरे इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उसमें से कोई एक सूखता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, इस प्रकार से। तो जैव विविधता अधिक होने का मतलब यहाँ पे बहुत ही वैरायटियों के पौधे मिलेंगे आपको, अलग अलग वैरायटी के पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में देखिएगा तो इसमें अपने पास में माउंट आबू आता है। माउंट आबू का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा सदाबहार वनों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर डिकिल पिटेरा आबूएंसिस वनस्पति पाई जाती है, जो कि विश्व की एकमात्र जगह है भी, ये वाली विश्व की एकमात्र स्थान जहां पर यह वनस्पति मिलेगी। पूरे विश्व में आपको ये वाली जो वनस्पति है वो केवल और केवल माउंट आबू पर मिलेगी, डिकिल पिटेरा आबूएंसिस के नाम से। और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता होती है, यहाँ सर्वाधिक बरसात होती है, लेकिन यह पूरे राजस्थान के पेड़ों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि एक ही एरिया में है, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद देखिए भी स्टेपिस वन जो है, ये वाले स्टेपिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेपी वन जो है ये दोकड़ा वन होते हैं भी, दोकड़ा, इसमें दोकड़ा और रोहिड़ा दो प्रकार के इसमें वन अपने को मिलेंगे। दोकड़ा वन जो है ये राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाते हैं, 60% वन दोकड़ा के ही पाए जाते हैं। दोकड़ा वन जो है ये 60% तक वन दोकड़ा के पाए जाते हैं। वो दोकड़ा वन हो सकता है मैदानों में भी मिलते हों, हमें यहाँ पर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर और इस क्षेत्र में हमें ये वाले वन मिलेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना भी दोकड़ा का कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है। हालांकि हमने उसको रखा किस में है, कौन से वनों में रखा है, अर्धशुष्क में रखा है, परंतु उसका कोई एक एरिया नहीं है। वो भरतपुर में भी मिलता है, जयपुर में, टोंक में, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर में, यहाँ पर भी हमें दोकड़ा के वन मिलते हैं। इसी कारण से दोकड़ा के वन जो है राजस्थान में सबसे अधिक वन है। जितने भी वन आपको वृक्ष मिलेंगे, वृक्षों की जितनी भी प्रजातियाँ होंगी उसमें से 60% प्रजाति जो है वो दोकड़ा की मिलेगी। ये होगी बात यहाँ पे। और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात होगी, इतनी बात इसमें काफ़ी है। ये कौन सा था, 2 नंबर वाला था हमारे पास में, 1 नंबर हमने यहाँ पे देख लिया। ये कौन सा है, 5 नंबर। मिश्रित पर्णपाती की बात करते हैं। मिश्रित पर्णपाती, इसमें कौन कौन से वन आएंगे, इसमें आएगा भी आम, नीम, जामुन, ठीक है, आम, नीम, जामुन और साल, ये वृक्ष इसमें आते हैं भी, ठीक है।
ये मिश्रित पर्णपाती होते हैं, ये वृक्ष आएंगे इसमें। और आपके पास में क्षेत्र भी आ गया है, 4 लाइनें आपके पास बन चुकी हैं। पहले आप नाम लिखोगे इसका, फिर आप लिखोगे कि यहाँ पर ये जो वन है ये सभी वनों में से 28.39% है। लगभग आंकड़ा आप 28% लिख सकते हो सीधा ही। फिर यहाँ पर बरसात जो होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसमें मुख्य रूप से आम, नीम, जामुन, साल ये वृक्ष पाए जाते हैं। और इसमें आप देख पाओगे कि क्षेत्र कौन सा हो गया, तो एक क्षेत्र की लाइन बन जाएगी। 4 लाइनें आपकी ये बन गई। इसी के साथ में आप लिख लेना शीशम, ठीक है, शीशम हो गया। तो ये हो गए वन कौन से वाले, मिश्रित पर्णपाती वन हो गए हैं, जिसके पत्ते झड़ते रहते हैं। पतझड़ वन भी कहा जाता है, यानी इन वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। ध्यान रखना भी, पतझड़ वन कहा जाता है। शुष्क सागवान की बात करें, देखिए शुष्क सागवान वन नाम से दिख रहा है कि सागवान के वन होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सागवान के वन होंगे, सागवान। यहाँ रोजवुड होगा, रोजवुड जो कि हिमालय के अंदर होते हैं, रोजवुड वाले, ठीक है ना, रोजवुड होगा। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पलास के वन होंगे, पलास वन। सागवन है, रोजवुड है, पलास है। चीड़ का वन है, चीड़ की लकड़ी बहुत मुलायम होती है, चीड़ की लकड़ी भी, ठीक है ना, ये बहुत महंगी भी होती है चीड़। तो इस प्रकार से सागवन, रोजवुड, पलास और चीड़, ये हमारे पास में मुख्य यहाँ की वनस्पति आ गई। यहाँ का हमने नाम दे दिया और यहाँ का क्षेत्रफल आपके सामने आ चुका है। तो इतने इस प्रकार से हमारे पास में क्या मिलेगा भी, वनस्पति के प्रकार मिलेंगे। अब इसमें से अपन कुछ गिने चुने पौधों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए जरा खेजड़ी के बारे में बात करें। खेजड़ी, तो खेजड़ी को वर्तमान में राज्य किसका दर्जा मिला हुआ है, राज्य वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। राज्य वृक्ष का दर्जा कब से मिला है, 1983 से, 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था खेजड़ी को। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया जो है, सिनरेरिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना सिनरेरिया, सिनरेरिया, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर इसकी बात करें तो खेजड़ी जो है पहले तो डूंगरपुर जिले के अंदर भी, डूंगरपुर जिले में क्या किया गया था, पहले रुख बायला प्रोग्राम शुरू किया गया था। डूंगरपुर जिले में राजीव गांधी के द्वारा 1986 में 1986 में रुख बायला, क्या अर्थ होता है रुख बायला का, रुख बायला कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके लिए, पेड़ों को बढ़ाने के लिए, पेड़ों में वृद्धि लाने के लिए। बाद में इसे बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से बदल दिया गया, ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से मरुस्थल में शुरू किया गया, मरुस्थलीय प्रदेश में शुरू किया गया। ये बात होगी, किसके बारे में होगी भी ये, पहले रुख बायला शुरू किया गया, रुख बायला के बाद में ऑपरेशन खेजड़ा शुरू किया गया 1991 के अंदर। और यहीं पर आप ध्यान रखोगे 1988 के अंदर खेजड़ी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, 1988 में किया था, ठीक है। बाकी खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, कब, 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर, और विजयदशमी दशहरा ही होता है, विजयदशमी पर क्या किया जाता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद देखिए जरा, एक हम देखते हैं
सेवण घास जो है, सेवण घास, सेवण घास जो है इसका नाम जो है लस्यूरुस, लस्यूरुस सिडिकुस, लस्यूरुस सिडिकुस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह जो है कहाँ पर होती है? जैसलमेर में, जैसलमेर में लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्षेत्र में होती है, लाठी सीरीज क्षेत्र में होती है। सेवण घास जो है यह स्टेपिस तुल्य घास है, स्टेपिस तुल्य घास है, स्टेपिस तुल्य जो है वो घास है। ओके, लास्ट देख लीजिए जल्दी से। एक हमारे पास में महुआ, महुआ वृक्ष, महुआ वृक्ष जो है ना, ये महुआ वृक्ष ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। ठीक है, महुआ वृक्ष से आदिवासी क्या करते हैं? आदिवासियों द्वारा शराब बनाने का काम किया जाता है, शराब बनाने का कार्य किया जाता है महुआ वृक्ष से, महुआ वृक्ष से। महुआ वृक्ष पर उड़न गिलहरी रहती है, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी रहती है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है रेड फ्लाइंग सक्वीरल, रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा, रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा, पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर, रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर इसका वैज्ञानिक नाम है। महुआ वृक्ष पर रहती है और ये जो है आदिवासियों के क्षेत्र में है, यानी आप समझ चुके होंगे ये कहाँ पर है? दक्षिण राजस्थान के अंदर है। इसके लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर एक और लिख लेना वृक्ष कौन सा? महुआ वृक्ष, महुआ वृक्ष यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, खेजड़ी, सेवण, महुआ। एक और देखिए जरा, डाक वृक्ष, डाक यानी पलास, पलास जो वृक्ष होता है इसे डाक भी कहते हैं, डाक वृक्ष, डाक हिंदी में कहा जाता है। डाक वृक्ष को ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला कहते हैं, या इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसे जंगल की आग कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। यानी इस पौधे के बारे में जब आप सर्च करोगे ना, आपने देखा होगा आज तक की जो अच्छी अच्छी सीनरी वगैरह होती है, वॉलपेपर्स अगर आप सर्च करते हो, उसमें एक पेड़ होता है जो थोड़ा सा रेड कलर का होता है, उसमें रेड कलर के फूल से होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इसको सर्च करोगे तो इसके फूल भी पूरा फूलों से भरा होता है, रेड कलर के, नीचे भी रेड कलर के फूल बिखरे हुए होते हैं खूब इसके। और जब इसको जंगल में दूर से देखा जाता है तो ऐसे लगता है जंगल में आग लगी हो, जंगल की ज्वाला इसे कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलास वृक्ष को। ठीक है, दोकड़ा वृक्ष सबसे अधिक हो गए, दोकड़ा वृक्ष क्या हो गए? दोकड़ा वृक्ष, ये राजस्थान में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं दोकड़ा के। अच्छा, एक खैर देखिए जरा, खैर वृक्ष, खैर वृक्ष से, खैर वृक्ष से कथोड़ी जाति द्वारा, कथोड़ी, कथोड़ी जाति जो है, कथोड़ी जाति हांडी पद्धति से, हांडी पद्धति से कत्था तैयार करती है, भी कत्था तैयार करती है, कत्था तैयार करती है। कथोड़ी जाति द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। किस वृक्ष से? खैर वृक्ष से, खैर वृक्ष की छाल से किया जाता है। ठीक है ना, खैर वृक्ष की छाल से
कत्था तैयार करने का कार्य कौन करती है? कथोड़ी जाति यह कार्य करती है चित्तौड़गढ़ कोटा के अंदर। चित्तौड़गढ़ कोटा में यह जो है जाति जो है पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ रहती है। तो ठीक है, ये लगभग हमारे पास में जो है वनस्पति के बारे में हमने देख लिया है, वनस्पति के प्रकार देखे हैं। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।